तो जेफरी एप्स्टीन का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक बदनाम फाइनेंसर, एक ग्लोबल स्कैंडल, और इस बार जिक्र है भारत के प्रधानमंत्री का। जी हां, इन फाइलों ने दुनिया भर में हलचल तो मचाई ही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसका एक सिरा कहीं न कहीं भारत से भी जुड़ रहा है। अब देखिए, जब इतने बड़े बड़े नाम एक साथ आते हैं ना, एक कुख्यात अपराधी, एक विश्व नेता, एक सीक्रेट फाइल, तो कहानी अपने आप में सनसनीखेज बन जाती है। लेकिन सच क्या है? सच जानने के लिए हमें थोड़ा सा सतह के नीचे जाना होगा। तो असली कनेक्शन है क्या? क्योंकि देखिए, इंटरनेट पर जो बातें चलती हैं और जो असलियत होती है, उसके बीच की लाइन ना अक्सर बहुत धुंधली हो जाती है। तो सवाल यही उठता है कि इन दावों में आखिर हकीकत है कितनी? और बस यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। एक तरफ तो हैं वो हेडलाइंस जो आग की तरह फैल रही हैं, एप्स्टीन फाइल्स में मोदी का नाम, और दूसरी तरफ है दस्तावेज की असलियत। और यकीन मानिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस पूरे मामले को समझने के लिए ना, ये एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। किसी का जिक्र होना और किसी पर आरोप लगना, ये तो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। और जब हम इस बारीक सी लाइन को नहीं समझते ना, तभी गलत जानकारी आग की तरह फैल जाती है। अच्छा, तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 2017। जून में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। फिर अगले ही महीने यानी जुलाई में वो इजराइल का एक ऐतिहासिक दौरा करते हैं। और इन्हीं सब घटनाओं के बीच हजारों मील दूर बैठा जेफरी एप्स्टीन एक ईमेल लिखता है। और ये है वो लाइन जो सारे विवाद की जड़ है। एप्स्टीन ने कतर में किसी को एक ईमेल भेजा जिसमें लिखा था, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में डांस किया और गाना गाया। अब इस लाइन को पढ़कर ही लगता है ना कि कोई खुद को कितना बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो कि एप्स्टीन की पुरानी आदत थी। तो चलिए इस ईमेल को जरा बारीकी से देखते हैं। इसे लिखा किसने? जेफरी एप्स्टीन ने। भेजा किसको? कतर में किसी अनजान कॉन्टैक्ट को। इसमें प्रधानमंत्री मोदी का रोल क्या है? वो सिर्फ इस शेखी का एक विषय है। और सबसे जरूरी सवाल, क्या कोई सीधा लिंक है? बिल्कुल नहीं, जीरो। ईमेल में दूर दूर तक ऐसा कोई दावा नहीं है कि दोनों कभी मिले भी थे। तो मतलब साफ है, एप्स्टीन बस उन घटनाओं पर अपनी राय दे रहा था जिनसे उसका कोई लेना देना ही नहीं था। यह बस दुनिया के बड़े बड़े मामलों पर अपने काल्पनिक असर का दिखावा करने का एक तरीका था, और कुछ नहीं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि भारत सरकार ने एप्स्टीन के इस अजीबोगरीब दावे पर क्या कहा? उनका क्या रिएक्शन था? भारत सरकार का जवाब बिल्कुल सीधा, सख्त और साफ था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये एक सजायाफ्ता अपराधी के घटिया विचार से ज्यादा कुछ नहीं, जिसे पूरी तरह से अवमानना के साथ खारिज किया जाना चाहिए। मतलब इससे ज्यादा क्लियर और क्या हो सकता है? तो अगर हम भारत की ऑफिशियल पोजीशन को देखें तो वो क्या है? पहला, हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जुलाई 2017 में इजराइल गए थे, ये एक पब्लिक फैक्ट है। दूसरा, ईमेल में इसके अलावा जो कुछ भी लिखा है वो सब बेबुनियाद अटकलें हैं। तीसरा, इस दौरे की प्लानिंग में अमेरिका का कोई रोल नहीं था। और चौथा, जेफरी एप्स्टीन से सलाह लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये चीज हमें एप्स्टीन के जाने पहचाने पैटर्न पर वापस ले आती है। इसे कहते हैं नेम ड्रॉपिंग। मतलब खुद को इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए बड़े बड़े और पावरफुल लोगों का बस यूं ही जिक्र कर देना। ये उसका पुराना तरीका था, खुद को एक ग्लोबल फिक्सर की तरह पेश करने का। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का ही नाम लिया गया हो। इन दस्तावेजों में डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन से लेकर एलन मस्क और दुनिया भर के कई बड़े सीईओज तक का जिक्र मिलता है। तो ये एक तरह से जिक्र का नेटवर्क है, किसी गलत काम का नहीं। बल्कि इस बात पर तो खुद अमेरिकी अधिकारियों ने मोहर लगा दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इन फाइलों में जिन भी लोगों का नाम है, उनमें से कई पर किसी भी तरह के गलत काम का कोई आरोप नहीं है। और जब ये बात ऑफिशियल सोर्स से आती है तो सारी अटकलों पर अपने आप ही ब्रेक लग जाता है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। आज का दौर वायरल गुस्से का दौर है। ऐसे में जब हम सिर्फ हेडलाइन पढ़कर रुक जाते हैं तो फायदा किसका होता है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि जिस दुनिया में जानकारी से ज्यादा तेजी से गलत जानकारी फैलती हो, वहां ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है कि सच जानने के लिए हमेशा हेडलाइन से थोड़ा आगे जाना ही पड़ता है।